हाँ जी, तो आइए आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 की कुछ क्वेश्चन सीरीज के बारे में, जो कि हम लोग कुछ वीडियोस इससे पहले आ चुके हैं यूट्यूब पर, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो ये पार्ट 4 है ये, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि नेम टू गैसेस गिवन आउट बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स व्हिच डिसॉल्व इन रेन वाटर टू फॉर्म एसिड रेन। यानी फॉसिल फ्यूल्स के बर्न होने से कुछ गैसेस निकलती हैं, तो कौन सी गैसेस हैं जो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब उन गैसेस की प्रॉपर्टी बता रहा है कि जो फॉसिल फ्यूल्स के जलने से बर्न करने से रिलीज होती हैं और एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो गैसेस क्या हैं और गैसेस हैं क्या। पहले तो आंसर है इसका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो कैसे ये होता है आइए हम देख लेते हैं। आंसर है इसका सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन oxides are the two gases which releases when fossil fuels burns and कैसे वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आइए देख लेते हैं। ये सल्फर डाइऑक्साइड है, जब H2O से रिएक्ट करता है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो क्या बनता है H2SO4 या H2SO3। इनमें से दोनों में से कोई बन सकता है, ये उनके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ये पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जब H2O के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है नाइट्रस एसिड, ठीक है। ये सल्फरस एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रस एसिड है। कभी कभी क्या बनता है ये भी बन सकता है HNO3 भी बन सकता है। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एलॉय इज कंसीडर्ड एज मिक्सचर बाय। एलॉय को मिक्सचर कहा जाता है क्यों। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग बहुत तरीके से लिख सकते हैं। मिक्सचर की कोई भी एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं। जैसे क्या होता है कि मिक्सचर्स में जो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं वो फिजिकली कंबाइंड होते हैं, ना कि केमिकली। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एलॉय इज कंसीडर्ड एज मिक्सचर बिकॉज द एलिमेंट प्रेजेंट इन एलॉय आर फिजिकली कंबाइंड नॉट केमिकली। तो ये इसका आंसर है। एक बार और सुन लीजिए। Alloy is considered as mixture because in alloys element present in it are physically combined not chemically, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका, ये इसका आंसर हो गया। अगर यही केमिकली कंबाइंड होते हैं तो क्या बन जाएगा आपका, वो मिक्सचर नहीं रह जाएगा, वो कंपाउंड बन जाएगा। तो यही कंपाउंड और मिक्सचर में बहुत बड़ी डिफरेंस है। दूसरी डिफरेंस क्या होती है कि मिक्सचर्स का कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता है और मिक्सचर से कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता है। नेक्स्ट, और कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला होता है। कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं केमिकली कंबाइंड होते हैं, मिक्सचर में केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं, इसमें फिजिकली कंबाइंड होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेट द वैल्यू ऑफ कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलो इन जूल ओनली जूल। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। केडब्ल्यू से डिनोट करते हैं, किलोवाट आवर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कितने जूल होती है। ओके, तो आइए देख लेते हैं। 1 किलोवाट का मतलब क्या है कि 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट में कितना होगा वाट 1000। इसमें कितना सेकंड होगा 1 आवर में 60 मिनट इंटू 60 दैट इज 60 सेकंड होगा। तो ये कितना हो जाएगा टोटल 6636 इंटू 10 3 और 2 10 टू द पावर 5 जूल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल हो सकता है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए एक बार 1 किलोवाट को कैसे लिख सकते हैं 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट की जगह पे 1000 वाट और 1 आवर को सेकंड में चेंज करेंगे 16 इंटू 16 और ये जो एक्चुअल वैल्यू आएगी आपकी क्या आएगा वाट सेकंड आता है। तो वाट सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं जूल बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत। ये कैसा क्यों होता है क्योंकि एक फॉर्मूला होगा एनर्जी का, एनर्जी इक्वल्स टू P इंटू टी
जो कि आप लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक में आ चुका है 2016 में, तो वहीं के क्वेश्चन एक बार याद था तो मैंने ये लिख दिया है। अब कितने बच्चे सोच रहे होंगे यूपी पॉलिटेक्निक क्या है, तो ये यूपी स्टेट है उत्तर प्रदेश, वहां पे एक डिप्लोमा का कोर्स कराया जाता है। आफ्टर 10th और 12th दोनों लोग एलिजिबल होते हैं वहां के लिए। नेक्स्ट क्या है, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ये क्रिस्पी क्वेश्चन है, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है कि सीमा ट्राइड टू पुश अ हैवी रॉक ऑफ 100 kg। सीमा नाम की लड़की है, एक स्टोन को जिसका वेट कितना है, जिसका मास कितना है 100 kg, उसको पुश कर रही है, ठीक है, यानी कोई फोर्स से क्या कर रही है, पुश कर रही है 200 सेकंड तक। 200 सेकंड तक फोर्स लगा रही है, बट उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि बट कुड नॉट मूव इट, तो कोई मूव नहीं हो रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। फाइंड द वर्क डन बाय सीमा एट द एंड ऑफ 200 सेकंड। 200 सेकंड के बाद कितना वर्क की सीमा ने, तो सीमा ने क्या वर्क किया बच्चा, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, डिस्प्लेसमेंट क्या अपना 0 है, मास कितना है देखिए, तो हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला से कि W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डी। अच्छा, अब फोर्स तो दिया नहीं है भाई, तो क्या दिया है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर एक्सेलरेशन तो दिया नहीं है, तो हम लोग क्या निकालते हैं, यही निकालते हैं m इंटू जी। तो मास दिया 100 इंटू 9.8 इंटू डी। अब डी देखिए, डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है आपका, क्या है डी, क्या है डिस्प्लेसमेंट। कहीं कहीं इसको यस से दिखाते हैं तो डरने वाली कोई बात नहीं है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है 0, तो वर्क क्या हो जाएगा 0 जूल। कोई दिक्कत, इतना क्वेश्चन दिया डराने के लिए, बस सेकेंड और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कितने सेकंड तक, तो डरना नहीं है, बस यही चीज आपको देखना है कि एक मूव नहीं करा पा रही है, मूव नहीं करा पा रही है तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, और वर्क का फॉर्मूला जो कि होता है F इंटू डी, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 0, तो वर्क भी क्या होगा आपका 0 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ज्यादा, थोड़ा आप लोग एक बार खुद टाइगर सॉल्व करने की कोशिश करें एक बार। देखिए, इन व्हाट डायरेक्शन डज द buoyant फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट एक्ट, ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन लिक्विड एक्ट। मान लीजिए कोई एक बकेट है, क्या है, कोई क्या है बकेट है, तो इस बकेट में कोई एक ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, इमर्स्ड है, क्या है, तो किस डायरेक्शन में buoyant फोर्स एक्ट करता है, किस डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी लिक्विड में इमर्स कराते हैं तो नीचे के साइड से ऑब्जेक्ट पर क्या लगता है, फोर्स लगता है, क्या लगता है, फोर्स लगता है, इसी को बोलते हैं क्या, buoyant फोर्स बोलते हैं। यानी तो इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन, क्या है बच्चा, अपवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, इसका डायरेक्शन देखिए, फोर्स है तो डायरेक्शन इसका फिक्स होता है, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है buoyant फोर्स इज अ टाइप ऑफ वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है भाई buoyant फोर्स, बताइए। तो सिंपल सा मतलब है क्या, buoyant फोर्स क्या है आपका, फोर्स है, फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, तो दैट्स व्हाई buoyant फोर्स भी क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी ही है। आइए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं इसी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीच हैज अ हायर पिच, व्हीसल और ड्रम। ड्रम और व्हीसल में किसकी पिच ज्यादा होती है, देखिए पिच से मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी से। अच्छा, किसी भी चीज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो उसमें श्रिलनेस ज्यादा आती है, यानी उसमें पतलापन उसके वॉइस में क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, यानी उसकी आवाज चुभेगी। तो किसकी आवाज चुभती है भाई, आप लोगों देख लीजिए, एक व्हीसल है और एक ड्रम। तो जाहिर सी बात है, सबको जानता है कि व्हीसल की आवाज क्या होती है, हमें चुभती है, तो उसकी मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है उसकी पिच भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो फ्रीक्वेंसी होता क्या है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन पर सेकेंड, तो जो उसमें देख लीजिए, मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा आप सभी।
है क्या, जैसे मान लीजिए ये एक किसी वेव का क्या हो रहा है, प्रोपगेशन हो रहा है, तो अगर ये व्हीसल का होगा, अगर ये ड्रम का होगा तो ऐसे जाएगा, ठीक है, आराम से, मतलब ये ऑसिलेशन से होगा ना, साइकिल होगा, ये कम मतलब एक टाइम फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब लंबे टाइम में कवर होगा। अगर ये उसका होगा व्हीसल का तो क्या होगा, ऐसे जल्दी जल्दी क्या होगा, सॉरी, तो क्या होगा, यानी इसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी बहुत जल्दी होगी, तो इस व्हीसल के वॉइस में यानी जो साउंड में क्या होगा, स्टिलनेस ज्यादा होगा, तो इसलिए उसकी पिच क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन क्या था, विच हैज अ हायर पिच, व्हीसल और ड्रम, तो आंसर क्या होगा, व्हीसल हैज अ हायर पिच बिकॉज इट्स फ्रीक्वेंसी इज हाई। नेक्स्ट, नेम टू compressed gases which are used in liquid, एट नहीं होगा, एट। फर्स्ट, आवर होम्स फॉर कुकिंग, कुकिंग के लिए कौन सा गैस यूज होता है भाई, लाल कलर के सिलेंडर में कौन सा गैस आता है, ओहो, तो बोल दिए बच्चे, क्या बोल दिए, एलपीजी। अच्छा जी, तो थोड़ा गांव में जो नहीं रहते होंगे, थोड़ा जो शहर वगैरह में रहते होंगे, तो वहां पे एक अलग ही चीज होती है जो पाइप में आती है, सीएनजी। क्या होती है, सीएनजी। अच्छा, कोई बात नहीं। अब जो एक कुछ बड़े शहरों में होते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में होते होंगे, वहां पर कुछ और एक गैस आती है, इसको बोलते हैं क्या, पीएनजी। ठीक है, सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी। तो ये सारे कुकिंग के लिए यूज होते हैं। आप टू कंप्रेस्ड गैसेस पूछा है, इन दोनों में से कोई भी दो, इन तीनों में से कोई दो आप लिख सकते हैं। एलपीजी का मतलब क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का मतलब क्या होता है, क्या होता है बच्चों, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का मतलब क्या होता है, और पीएनजी का मतलब क्या होता है। सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पीएनजी का मतलब होता है पाइप्ड नेचुरल गैस, यानी पाइप्ड में इनको क्या किया जाता है, बहुत प्रेशर के साथ सप्लाई की जाती है। ठीक है, तो ये तीन गैसेस हैं जो कुकिंग के लिए यूज होते हैं, उनमें से कोई आप दो लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हम क्या हो गया। नेक्स्ट क्या है कि आर सप्लाइड टू हॉस्पिटल इन अ सिलेंडर, सिलेंडर के फॉर्म में हॉस्पिटल में भी सप्लाई किया जाता है। तो देखिए, अभी तो कोरोना वायरस आ रहा था ना, तो वहां पे बहुत सारे पेशेंट किसकी वजह से मर रहे थे, ऑक्सीजन की वजह से। तो भाई ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में भी है, बट हॉस्पिटल में किस में जाता है, सिलेंडर के फॉर्म में जाता है। तो पहला क्या हो गया इसमें, ऑक्सीजन, तो ये तो एक अलग है। दूसरा क्या होता है कि लोगों को बेहोश करने के लिए ना, और इसको उस मतलब फील्ड को बोला जाता है एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया में क्या होता है कि नाइट्रस ऑक्साइड, क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन को मिला के बनाया जाता है। ठीक है, तो ये दो और गैसेस हैं, नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन, जो हॉस्पिटल में क्या होता है, यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर फॉर्म में नहीं लिया जाता, मतलब सिलेंडर में उसको रखा जाता है, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। ये सारे क्लास 9 के बच्चों हैं, आप सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। हम लोग क्लास 9th में जो केमिस्ट्री में 3rd चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, उसको हम लोग देखे होंगे, उसमें एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े होंगे, मोल। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अगर हम मोल ऑफ हाइड्रोजन निकालें, हाइड्रोजन का मोल क्या होगा, मोल ऑफ हाइड्रोजन गिवन मास क्या है 1 ग्राम, मोलर मास क्या होता है 1 ग्राम, 1 से क्या करोगे तो 1 मोल आ जाएगा। देखिए मोल का यूनिट क्या होता है, मोल ही होता है, बस ई इसमें नहीं होता है। अब 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं बच्चा, एवोगैड्रो नंबर के बराबर कितने पार्टिकल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। ठीक है, तो मैं ये बोलूं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने पार्टिकल होंगे
6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, अगर इसमें पूछ देगी इसमें कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये भी देख लीजिए। एक हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। प्रोटॉन कितने होते हैं, 1। तो इतने पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और इतने ही प्रोटॉन होंगे। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं होना चाहिए। यानी देख लीजिए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में इतने पार्टिकल्स हैं, यानी इतने पार्टिकल्स किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं। और जब एक हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 1 होता है, कितना होता है, और प्रोटॉन भी क्या होता है, 1 होता है, तो इतने पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन में इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और इतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक और चीज सुन लीजिए, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं सर? हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स पाए जाते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये आपके स्कूल के टीचर होंगे बताए होंगे, और साथ ही साथ जहां आप लोग कोचिंग करते होंगे वहां पर भी बताया गया होगा कि आइसोटॉप्स ऐसे एटम्स के टाइप होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास डिफर करता है। और ये हम पहले पार्ट में क्वेश्चन भी करा चुके हैं कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में न्यूट्रॉन होते हैं, बट प्रोटियम में नहीं होते हैं। तो जो आइसोटॉप्स नेचर में पाया जाता है वो कौन सा होता है, प्रोटियम में होता है, उसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी देखने वाली बात है। तो इतना ही इलेक्ट्रॉन, इतना ही प्रोटॉन, और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में इतने आपके पार्टिकल्स होंगे। तो आंसर क्या लिखेंगे, 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ये आपका एक्चुअल आंसर है। कोई दिक्कत है किसी को? अगर मोल में दिक्कत होगा तो भाई कमेंट सेक्शन में बताएं आप सभी, इस पर और कुछ क्वेश्चंस अच्छे से करा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, स्टेट 2 फैक्टर्स ऑन विच वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स। ये हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे फिजिक्स में। तो बच्चों एक टॉपिक हम लोग पढ़े होंगे, रिलेशन बिटवीन कैपिटल स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। सर ये तो पढ़े नहीं थे, क्या हो गया ये? तो देखिए मैं बता दूं आप सभी से ये क्वेश्चंस होता कैसे है। पहले इसका रिलेशन देख लेते हैं, कैसे प्रूव करते हैं, छोटा सा है बस। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर कोई बोलेगा कि भाई कैपिटल एम हम और स्मॉल एम हमारे में नहीं दिया है, M1 M2 में दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी में लिखिए। तो एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा जी, हम लोग जानते हैं कि इसका एक और फॉर्मूला होता है, ये भी फोर्स है तो वेट भी क्या एक तरीके का फोर्स है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू जी। तो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, और दिस वन इज फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन एफ जी इक्वल टू क्या होता है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, और डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एम जी। तो इक्वेशन 1 और 2 क्या है, ये दोनों इक्वल है ना, ये दोनों क्या है बच्चा, इक्वल है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेट हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये देखिए फोर्स की जगह पे एम जी रख दें, एम जी इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो एम से एम कैंसिल, और दिस इज योर एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। अब जी किस पर डिपेंड कर रहा है, देख लीजिए, मास पे। तो पहला फैक्टर क्या हो गया, जी डिपेंड्स अपॉन मास। दूसरा क्या हो गया, आर। ठीक है, अगर आर की वैल्यू दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है तो जी क्या होगा, उनके बीच में कम लगेगा। अगर मास ज्यादा है उन लोगों का तो क्या होगा, जी ज्यादा होगा। तीसरा फैक्टर आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आता है उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो हम लोग ये एक चीज और बोल सकते हैं कि जी किस पर डिपेंड करता है, हाइट पर भी। ओके, तो 3 फैक्टर आपके सामने हो गए, मास, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, एंड लास्ट वन इज हाइट। आप सभी का हाइट नहीं, ये किसी ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से दूरी, इसी को क्या बोला जाता है, हाइट बोला जाता है। कोई दिक्कत है किसी को, होना नहीं चाहिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, 2 नंबर में था। और कुछ हम लोग जो लॉन्ग टाइप में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ये हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन डेट। क्या लिखते हैं, गिवन डेट। क्या दिया बच्चा, पावर का फॉर्मूला क्या दिया है, वॉट, 1200 वॉट। टाइम कितना दिया है, 10 आवर, इसको सेकंड में बदलिए,
10 इंटू 60 इंटू 60 तो क्या हो जाएगा 36 और 3 टाइम्स 0 इतना। देखिए एक हम लोग फॉर्मूला भी इसी वीडियो में जो थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन था उसमें हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला मैंने साइड में लिखा था E इक्वल्स टू पी इंटू टी, जो कि क्लास 10th में है इसका। तो पावर का वैल्यू क्या है भाई, पावर का वैल्यू क्या है, पावर क्या है आपका 1200 इंटू टाइम क्या है 36 इंटू 0 0, ये क्या होगा, इसको सॉल्व कर लेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर 5, ये जो आएगा आप यहाँ पे रख देंगे, हो जाएगा आपको क्या, ये एनर्जी का यूनिट जूल होता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। 12 इंटू 36 जो आएगा आप यहाँ पे रख लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं है। तो यहाँ पर हम सभी लगभग 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और ठीक ऐसे ही करके कुछ और क्वेश्चन लाते रहेंगे। अब हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।